नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 तक हमने कर लिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। सो in text question page number 6, third question, that is give reasons. रीजंस पूछे गए हैं कि a gas fills completely the vessel in which it is kept. A gas fills completely the vessel in which it is kept. गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसको पूरी तरीके से भर देती है, तो इसका रीजन पूछा गया है। नाउ gaseous particles have high kinetic energy. Gaseous particles have high kinetic energy. They move very fast randomly. So they move very fast randomly in all the direction. All the directions, वो चारों तरफ बहुत तेजी से चलते हैं। There is very weak force of attraction between the particles. गैस के पार्टिकल्स में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। There is very weak force of attraction between the particles. Due to these reasons, they fill the container in which they are kept. वो चारों तरफ तेजी से चलते रहेंगे और जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसमें पूरे में थोड़ी ही देर में फैल जाएंगे, क्योंकि उनकी स्पीड है और रेंडमली मूव करते हैं और पार्टिकल्स के बीच में कोई खास अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है, इसलिए पूरे बर्तन को भर देते हैं। बैलून में भरी हुई हवा पूरे बैलून में रहती है। वो अगर छोड़ भी दिया जाए, कहीं रख भी दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता कि एक किनारे बैठ जाती हो सारी हवा, वो उसी तरीके से पूरे बैलून में भरी रहती है। तो जिस चीज़ में गैस भरी जाती है उसमें वो पूरी तरीके से भरी रहती है। सो दैट्स वाई ड्यू टू these reasons gas fills the container in which it is kept. Gas fills the vessel का मतलब बर्तन, in which it is kept. दूसरी बात पूछी गई है, a gas exert pressure on the walls of container. तो गैस exert pressure on the walls of container. तो ये बात पूछी गई है कि जो गैसियस पार्टिकल है जिस बर्तन में रखा जाता है उसमें वो उसकी वॉल में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर यहाँ पर गैसियस पार्टिकल हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैसियस पार्टिकल मूव रेंडमली एंड फ्रीली। फ्रीली क्यों मूव करते हैं?
क्योंकि उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो आराम से, क्योंकि वो इतने वीक फोर्स में आराम से मूव कर सकते हैं, बॉन्डिंग तो होती नहीं है, तो इन ऑल द डायरेक्शन एंड frequently collide with each other and with wall of container, वो wall of container से बार बार टक्कर मारते रहते हैं, ऐसे टक्कर मारते रहते हैं। तो ये जो टक्कर मारना है, इसकी वजह से जहाँ पर वो टक्कर मारते हैं वहाँ पर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो गैसियस पार्टिकल्स मूव freely and randomly in all the directions within the container, within the container में वो सब तरफ चलते रहते हैं, within the container। ऐसा क्यों है? दो बात बोली गई, एक तो फ्रीली और एक रेंडमली। सो विद इन द कंटेनर विद हाई स्पीड, हाई स्पीड से चलते हैं। तो दो बातें बोली गई, एक फ्रीली और एक रेंडमली विद हाई स्पीड। एज फ्रीली इसलिए चलते हैं एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज दे हैव वीक intermolecular force of attraction। attraction एंड हाई काइनेटिक एनर्जी। जो हमने बताया रेंडमली विद हाई स्पीड, तो स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ज़्यादा है, एंड हाई काइनेटिक एनर्जी। सो they frequently, during this movement, they frequently collide with the walls of container many a times। इस तरीके के मोशन में जो भगदड़ मच जाए, जैसे गैसेस पार्टिकल्स में आपस में इधर उधर टकरा रहे हैं। सो ड्यू टू दिस they frequently collide with each other and also with the walls of container। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या करते हैं? दे फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, कोलाइड यानी टकराते हैं, विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, with walls of container and exert pressure on them। और इस तरीके से exert pressure on them, और उन पर प्रेशर exert करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी दीवार पर बार बार मुक्का मारेंगे या कोई बॉल मारेंगे तो दीवार पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। उसी तरीके से गैसियस पार्टिकल बार बार दीवार से वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं और उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा गैस भर दें किसी बैलून में तो इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि बैलून बर्स्ट कर जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि प्रेशर तो क्रिएट होता है। थर्ड, a wooden table should be called a solid। A wooden table should be called a solid। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाता है? सो अ वुडन टेबल हैज डेफिनिट शेप, उसका एक डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम
रिजिडिटी, फोर्स लगाओगे भी तो टेबल का शेप बदला नहीं जा सकता है, रिजिडिटी होती है। इनकम्प्रेसिबिलिटी, कंप्रेस भी नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते कि टेबल को दबा के छोटा कर दो। इनकम्प्रेसिबिलिटी, ये चीज हम देख के ही पता कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड वेल डिफाइंड बाउंड्री, टेबल कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही सबको पता है। एंड वेल डिफाइंड बाउंड्री, as table has the basic properties of solid, so wooden table is called a solid. As these are basic properties of solids, so wooden table can be said as a solid. इसलिए वुडन टेबल को सॉलिड कहा जा सकता है, क्योंकि जो सॉलिड है उनमें ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसीलिए हम वुडन टेबल को सॉलिड कह सकते हैं। नाउ सो वुडन टेबल should be called a solid. इसलिए उसे सॉलिड कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सभी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड में है, इसलिए उसे सॉलिड कह सकते हैं। अब अगली बात कही है, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड। in air, but to do the same through a solid block, but to do the same with a solid block, we need a karate expert. We need a कराटे एक्सपर्ट। लेकिन वही चीज़ करने के लिए अगर आप सॉलिड में करने जाओगे तो हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए। सॉलिड किसी भी चीज़ को, ब्रिक को तोड़ना है तो हम नहीं तोड़ सकते, उसके लिए लार्ज फोर्स चाहिए, तो वो कराटे एक्सपर्ट ही कर सकता है। और हवा में हम हाथ हिला सकते हैं, सॉलिड में नहीं हिला सकते, तो ऐसा क्यों? नाउ देखिए, particles of air are wide apart. Particles of air are wide apart. Wide apart का क्या मतलब होता है कि दूर दूर होते हैं, wide apart, and have weak intermolecular force of attraction. Weak intermolecular फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होता है। तो एक तो वो दूर दूर होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। सो वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड। जैसे आप थर्माकोल हो कि एक बड़े से डिब्बे में थर्माकोल रखा हो, आसानी से हाथ हिला सकते हो उसमें, क्योंकि थर्माकोल के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो आप हाथ चलाते रहो, उसके अंदर थर्माकोल की बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां रखी हों, ऐसा समझ लीजिए, तो आप उसमें हाथ चलाओगे तो आसानी से चल जाएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हो जो पार्टिकल्स को आपस में चिपकाए रखे हो, फेविकोल से जुड़ी हूँ बहुत सारे बॉल्स, तो अगर उनके बीच में टाइट अट्रैक्शन हो तो ऐसे में आप उसके बीच में हाथ ले जाओगे तो हाथ मूव नहीं कर सकते। तो सॉलिड में यही होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वे दे आर वेरी क्लोज,
एंड टाइटली क्लिंज विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सो वी कैन नॉट मूव अवर हैंड थ्रू वुड, इसलिए हम लकड़ी से हाथ नहीं पास कर पाते क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली क्लिंज्ड हैं, आपस में स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो हम हाथ क्रॉस नहीं कर सकते। So particles of air are wide apart and have weak molecular intermolecular force of attraction. Hence, we can move our hand easily through them. On other hand, particles of solid are very close, वो बहुत पास पास होते हैं, and tightly clinched, और आपस में जुड़े रहते हैं, tightly क्लिंज्ड, क्लिंज्ड का मतलब एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। टाइटली क्लिंज्ड विद ईच अदर ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So it requires a very large force to put them apart, इसलिए उनको अलग अलग करने में बहुत लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ेगी। So it needs very large force to break them apart. Hence, we need a karate expert. इसलिए हमें किसी कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड्स generally have lower density as compared to solid. But ice floats on water. But you must have observed that ice floats on water. Why? पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। अच्छा, वैसे तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप आयरन के पीस को पानी में डाल दो तो नीचे बैठ जाएगा, तो आयरन डाल लीजिए, गोल्ड डाल लीजिए, जनरली ज़्यादातर सॉलिड आप लिक्विड में डालोगे तो वो हैवियर है, भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। वैसे भी हमने आपको बताया था कि ये जो आयरन है वो 6500 kg पर मीटर क्यूब है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या बताई थी, 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो लिक्विड की डेंसिटी तो कम हुई और आयरन की या गोल्ड की बहुत ज़्यादा डेंसिटी हुई। तो लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर आइस भी तो सॉलिड है, तो आइस पानी में क्यों तैरती है, आइस को भी डूब जाना चाहिए। जब आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा तो कभी उसमें अलग से आइस भी डाली होगी, तो आइस तो ऊपर तैरती है, कभी नीचे नहीं बैठती। तो आइस सॉलिड है फिर भी लिक्विड में तैरती है, इसका मतलब है कि आइस लाइटर हुई। तो ऐसा कह रहा है कि सारे सॉलिड्स तो डूब जाते हैं लिक्विड में,
बट आइस सॉलिड होने पर भी लिक्विड में नहीं डूबती, तैरती रहती है, तो ऐसा क्यों? सो आइस हैज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपको हमने पहले भी बताया था कि इनका डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, जो पहले आपको दिखाया था कि आइस में भी एक इसी तरीके से कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे हमने आपको बताया था कि ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं और अलग अलग लैटिस पॉइंट्स पे रहते हैं, तो इस तरीके का इनका डेफिनिट अरेंजमेंट जो होता है उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये देख लो। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। सो आइस हैज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच हैव लार्ज एयर कैविटी बिटवीन देम। आइस में बहुत बीच में एयर की कैविटी होती है, हवा भरी होती है। आप एक आइस क्यूब लो और उसके बीच में आप देखोगे कि कुछ कोला डाल दो या चॉकलेट डाल दो, तो वो अंदर पूरा सीप हो जाएगी। सीप थ्रू का मतलब वो रिश्ती चली जाएगी। तो वो जो आइस का क्यूब लोगे आप, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, वो कोला के रंग की हो जाएगी। तो जब हम इस तरीके से कुछ करेंगे, या इंक ही डाल के देख लीजिए इसमें, तो वो पूरी इंक अंदर भर जाएगी। तो वो जो बीच बीच में हवा की कैविटी है, वो आइस को लाइटर बना देती है, और इसी वजह से आइस लाइटर हो जाती है। क्यों लाइटर हो जाती है? क्योंकि उसके बीच में एयर कैविटी ट्रैप्ड है, बीच में हवा कैद हो चुकी है। सो इसका आंसर क्या हुआ? आइस इज सॉलिड। पहली तो ये बात है कि ठीक है, ये सॉलिड है, बट इट हैज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की डेफिनिट अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर विद लार्ज एयर कैविटी ट्रैप्ड विद इन इट। लार्ज एयर कैविटी ट्रैप्ड, उसमें कैद हो चुकी है। ट्रैप्ड का मतलब ट्रैप्ड विद इन इट। सो इट इज लाइटर देन वाटर। सो इट इज लेस डेंसर देन वाटर। इसकी डेंसिटी इसीलिए कम हो गई क्योंकि जब हवा भर गई बीच में। लेस डेंसर देन वाटर। Hence ice floats in water. Hence ice floats in water. कभी भी आप एक कटोरी में पानी रख के जमा के देख लेना, जब वो आइस बनेगी तो वो उठ जाएगी, कटोरी के ऊपर तक आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जब आइस ये पानी जब सॉलिड बनेगा या आइस बनेगा, तो वो बीच में क्रिस्टलाइन होने पर हवा को साथ लेकर अपना एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है। तो उस वजह से उसको उसमें वो ज़्यादा वॉल्यूम ले लेगा, और इस वजह से वो हवा भर जाने की वजह से वो लाइटर हो गई है। आप कभी भी पानी से जब आइस बनाना तो देखना उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उसमें हवा भर गई है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया। नाउ ये तो बात हो गई इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। नाउ वी विल सी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो क्या मैटर अपनी अवस्था बदल सकता है? पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन कर सकता है? सो व्हेन वी हीट, या व्हेन जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं आइस को, आइस क्यूब्स, तो वो क्या होगा? देन दे मेल्ट। देन दे मेल्ट, वो पिघल जाते हैं। अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जब हम आइस को हीट देंगे, चाहे फ्लेम के तौर पर या एटमॉस्फेयर से वो हीट ले ले, कहीं से भी हीट ले ले, देन व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स, तो वो आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाते हैं एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर में बदल जाता है। जब हमने आइस को हीट किया
तो वो वाटर बदल गया, तो जो सॉलिड था वो अब किस में बदल गया, लिक्विड में। एंड व्हेन वी फर्दर हीट वाटर, तो क्या होता है, व्हेन वी फर्दर हीट वाटर, अगर उसको और हीट दें तो क्या होगा, देन वाटर starts boiling after some time. पानी उबलने लगेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, और फिर उसमें से भाप निकलने लगती है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। इसका मतलब क्या हुआ, अब स्टीम बन गई, पहले आइस था फिर वाटर बना फिर स्टीम बना। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड बना और लिक्विड से गैस बन गया। तो सॉलिड को अगर हीट किया जाए, सॉलिड को अगर हीट किया जाएगा तो लिक्विड बन जाएगा, आइस ने ऐसा ही किया। और लिक्विड को अगर और हीट किया जाए तो एक टाइम पे लिक्विड बॉयल होने लगेगा और फिर वो गैस बन जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, अगर स्टीम को कूल कर दिया जाए, जैसे सी से बहुत सारी वाटर वेपर्स उड़ती हैं लेकिन बहुत ऊपर जाकर बहुत ऊपर में ठंडक है। ऐसा क्यों है, आप पहाड़ों पे चले जाइए तो सारे पहाड़ ठंडे हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। जो हम हायर हाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ कूल होता है, ठंडक होती है और वहाँ इसीलिए बर्फ़ जमती है। तो जब ये सी से वाटर वेपर उड़ती हैं एंड दे राइज अबव एट अपर स्ट्रेटा, जब ऊपर उड़ती हैं तो ऊपर ठंडक है तो वहाँ जाकर के वो कूल हो जाती हैं वाटर वेपर्स, और वो जो स्टीम है जब वो कूल हो जाती है तो वो लिक्विड में बदल जाती है। और भी जब कूल होती है तो कई बार वो आइस में भी बदल जाती है। तो आप देखते हैं कई बार ओले भी पड़ते हैं कई जगह, तो इस तरीके से स्नोफॉल भी कई जगह होता है। तो जितना कूल करोगे स्टीम को या गैस को कूल कर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड को कूल करोगे, रेफ्रिजरेटर में रख दो वाटर को, तो वो फिर उसके बाद वो आइस बन जाएगा। तो उल्टी प्रक्रिया भी होती है कि अगर गैस को कूल किया जाए तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल किया जाए, वाटर को कूल कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, आइस बन जाएगा। तो इसका मतलब है यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। सो द स्टेट ऑफ मैटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एट हायर टेम्परेचर इट इज गैस एंड एट लोअर टेम्परेचर इट इज सॉलिड। ये क्यों होता है कि हायर टेम्परेचर पर वो गैस बन जाते हैं और ये सॉलिड बन जाते हैं लोअर टेम्परेचर पर, इन्हीं सब बातों को अब हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये लिख लें कि व्हेन स्टीम इज कूल्स डाउन, अगर भाप को ठंडा कर दिया जाए, व्हेन स्टीम कूल्स डाउन, कभी किसी बर्तन में पानी गर्म करो और उसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए तो ढक्कन से टकराकर वो अपनी हीट उस लिड को दे देगा ढक्कन को और ठंडी हो जाएगी। तो हम देखेंगे उसके ढक्कन में पानी की कुछ बूंदें नीचे की ओर दिखाई पड़ेंगी, तो वो कूल हो गई हैं, फिर इस वजह से वो वापस पानी में बदल गई हैं। सो व्हेन स्टीम कूल्स डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वाटर में बदल जाती हैं। व्हेन वाटर फर्दर कूल्स डाउन, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फर्दर कूल्स डाउन देन इट कन्वर्ट्स इनटू आइस, तो वो आइस में बदल जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि गैस जो हो सकती है वो वाटर में बदल जाती है, और वाटर यानी गैस लिक्विड में बदल गई और लिक्विड फिर से आइस में। सो स्टेट ऑफ मैटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जितना हाई टेम्परेचर होगा
तो वहाँ पर उसी हिसाब से स्टेट होगी। आप देख लो श्रीनगर में, या और ऊपर लद्दाख में चले जाइए, या साइबेरिया रूस में चले जाइए, तो वहाँ वहाँ वाटर नहीं है, वहाँ तो सब आइस आइस है। आप नॉर्थ पोल साउथ पोल में चले जाइए तो वहाँ वाटर नहीं, वहाँ तो आइसबर्ग्स हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है, जबकि जुपिटर पे चले जाओ तो वहाँ हाइड्रोजन की नदी बहती है, रिवर है हाइड्रोजन की, यहाँ गैस है। और जुपिटर में हाइड्रोजन की रिवर बह रही है, वहाँ इतना कूल हो गया। और अगर आप मान लीजिए प्लूटो पे चले जाएं तो हाइड्रोजन की सरफेस है, वो सॉलिड है, उस पर आप चल भी सकते हो, वही हाइड्रोजन है, लेकिन अर्थ में वो गैस है, जुपिटर में उसकी नदी बह रही है, रिवर है, और प्लूटो में वो सॉलिड है, उस पर चलो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैटर की जो स्टेट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो स्टेट ऑफ मैटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट है, ये चीज़ कही जा सकती है। एंड वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, वे अवस्थाएं आपस में एक दूसरे में बदली जा सकती हैं। सॉलिड को लिक्विड बनाया जा सकता है, आयरन को पिघलाया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, किसी चीज़ को वेपराइज भी किया जा सकता है। सो स्टेट, इससे क्या पता चलता है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, आपस में अदली बदली जा सकती हैं। तो वो स्थायी नहीं है। टेम्परेचर हीट दे दोगे, टेम्परेचर बदल दोगे। सो एट हायर टेम्परेचर दे आर गैस, वाइल एट लोअर टेम्परेचर दे आर सॉलिड। एट हायर टेम्परेचर they are gas, while at lower temperature they are solid। देखिए, ये जो मैं हायर टेम्परेचर कह रहा हूँ कि हायर टेम्परेचर करोगे तो लिक्विड होगी, फिर उसके बाद गैस होगी, ये सबके लिए एक जैसा टेम्परेचर नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है ये वो लिक्विड है 30 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन आयरन की जो अलमारी है या बॉक्स है, अलमीरा या बॉक्स, वो तो सॉलिड है। तो अगर आयरन को आप लिक्विड देखना चाहते हो तो आपको 2600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो सबके लिए टेम्परेचर अलग अलग हैं। और उसी तरीके से गोल्ड को देखना चाहते हो तो 1700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अलग अलग टेम्परेचर हैं। अब जैसे आप देखिए कि हमने आपको हाइड्रोजन की बात बताई, तो प्लूटो पे जो टेम्परेचर है वो -260 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे वो सॉलिड है हाइड्रोजन। फिर आप चले जाइए जुपिटर पर, तो वहाँ पर -240 डिग्री है, यानी 30 डिग्री ज़्यादा प्लूटो से, तो वहाँ वो रिवर है। और यहाँ पर आप अपने अर्थ पे देखो तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। तो सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन इतना निश्चित मानिए कि किसी भी मैटर को अगर हीट करते चले जाओगे तो वो चीज़ सॉलिड से कभी न कभी लिक्विड और कभी न कभी गैस बनेगी। तो कोई चीज़ थोड़े ही टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड बन जाती है, और आयरन को बहुत हीट करना पड़ता है तब लिक्विड बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी किसी सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और किसी किसी सॉलिड में थोड़ा कम होता है, इसलिए सब अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विफाई होते हैं। तो जहाँ पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, वहीं पर आयरन 2600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ऐसा उनमें अलग अलग एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। किसी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है और किसी में ज़्यादा है, इसलिए सबका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग
होता है, ये बात बताई गई। लेकिन इतना ज़रूर है कि हीट करोगे तो कभी ना कभी सॉलिड लिक्विड बनेगा और हीट करोगे तो वेपर बनेगा, ऐसा सारे मैटर करते हैं। अब ज़रा देखिए कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए आपको क्या करना होगा, आपके बुक में दिया गया है, ये देखिए कि किसी भी चीज़ में एक स्टैंड ले लें और स्टैंड में एक ये आपका बीकर स्टैंड है या इसमें थर्मामीटर लगा दिया गया, फिर एक ट्राईपॉड स्टैंड ले लिया गया और उसमें बर्नर रख दिया गया और इसमें आइस के टुकड़े हैं। तो देखिए लिखा है आइस। तो अगर इसमें आइस है और आइस को धीरे धीरे हिलाते रहो और हीट करते रहो तो थोड़ी देर में पानी बन जाएगा। और आप इसमें एक थर्मोमीटर रख सकते हैं। तो थर्मोमीटर तो जनरली हम लोग को पता है कि उससे हम लोग की बॉडी का फीवर नापा जाता है, तो वो पानी में रख के उसको भी आप चेक कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर है। तो हम ये देखेंगे कि हम आइस को जब ये पूरी तरीके से जस्ट पानी बने तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसका क्या मतलब है कि व्हेन आइस कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसी में कई डिग्री सेल्सियस होंगे, 0 से 100 तक होता है थर्मामीटर का लेवल, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस जो है वो वाटर में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलता है। तो ये आपके में फिगर दिखाया गया है कि इस तरीके से किया जाए। नाउ इसी चीज़ को हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे आप ये देख लीजिए कि इस तरीके का एक स्टैंड हो, ये हमारे पास जैसे ये स्टैंड दिया हुआ है, सो दिस इज ए काइंड ऑफ स्टैंड। तो इसमें स्टैंड ये दिया हुआ, सो इस स्टैंड में आप सबसे पहले ये रख लें ट्राईपॉड स्टैंड। और ट्राईपॉड स्टैंड, ये ट्राईपॉड स्टैंड है, ये देखिए ट्राईपॉड स्टैंड जैसा बुक में है वैसा ही देखिए। इसके ऊपर एक वायर गेज रख लें। वायर गेज क्या होती है कि जब हम हीट करेंगे तो बीकर इसके ऊपर रहेगा, तो बीकर पर सीधी फ्लेम नहीं लगेगी और फिर ये टूटेगा नहीं ये ग्लास। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ रख दी और इसके नीचे ये बर्नर है, ये देखिए। सो बर्नर रख लें यहाँ पर, ये जो भी बर्नर है इसके नीचे रख लें, ये इसके नीचे हमने बर्नर रख दिया जिसको जलाएंगे। और अब इसमें आइस आप डाल लें। सो इस चीज़ को जब हम करेंगे तो ये जो हमारा बनेगा ये बिल्कुल वही चीज़ है जो बुक में दिखाई गई है कि स्टैंड में, स्टैंड के ऊपर ये सारा सिस्टम आप रख लें, जो भी चीज़ आपको दिखाई गई है तो यही चीज़ आप स्टैंड पे रख लें। ये चीज़ स्टैंड पे रख लें या ऐसे रख लें तो ये चीज़ आपकी हो गई। और इसमें ना तो इसमें आपको ट्राईपॉड का तो खैर इतना काम नहीं है, ट्राईपॉड में चाहे तो ट्राईपॉड पे भी रख सकते हैं ये सब। तो ये ट्राईपॉड पे रख लिया, ट्राईपॉड में ये स्टैंड इस तरीके से रखा जा सकता है और नीचे बर्नर रखा जा सकता है ना। तो ये चीज़ हो गई, ये रख लिया और फिर इसमें नीचे बर्नर रख दिया। तो ये आपका फिगर हो गया कि किस तरीके से हम ये रख सकते हैं। एंड फिर इसमें हम आइस डालकर और नीचे फ्लेम दे सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।